नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी रेडियो एक्टिव पदार्थों की रेडियो सक्रियता के बारे में। साथ में हमने ये भी समझा था कि रदरफोर्ड सोडी का जो नियम है रेडियो एक्टिव पदार्थों की क्षयता को लेके वो क्या था। और हमने ये देखा था कि जो रदरफोर्ड सोडी का नियम था जिसके अंतर्गत शेष परमाणुओं की संख्या या शेष नाभिकों की संख्या टी समय पश्चात है वो n बराबर n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी बचती हैं। यानी कि n बराबर n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये रदरफोर्ड सोडी नियम के अनुसार स्मॉल टी समय पश्चात शेष बचे नाभिकों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ओके, आज अपने पास पहला टॉपिक होगा सक्रियता। जी मैं यहाँ पे एक कंफ्यूजन है उसके बारे में बता दूं कि कल हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव पदार्थों की रेडियो सक्रियता और आज है अपने पास सक्रियता। ये दो अलग अलग टॉपिक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। रेडियो सक्रियता क्या होती है, जिसके जैसा कि कल हमने समझा था कि कोई भी प्रतिदर्श है जिसमें परमाणु रखे हुए बहुत सारे परमाणु हैं, उनका धीरे धीरे विखंडन होने लगता है तो अपने आप ही विखंडित होने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता। लेकिन सक्रियता क्या होगी? नाभिकों के विखंडन की दर सक्रियता कहलाती है। नाभिकों के विखंडन की दर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? dN/dt से। तो ये जो dN/dt है ये नाभिकों के विखंडन की दर है और इसी दर को हम क्या कहते हैं? सक्रियता कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एकांक समय में कितने नाभिक नष्ट हो गए, उन नष्ट होने वाले नाभिकों की संख्या को ही सक्रियता कहोगे। मतलब एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या सक्रियता कहलाती है। कैसे कि ये जो dt है समय है इसको आप एकांक मान लो तो फिर जो सक्रियता अपने पास r आती है जो कि dN/dt है, dt को यदि आप एक मान लेते हो तो r का मान कितना बचता है? dN बचता है। तो ये dN जो नाभिक है वो एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिक हैं। अतः एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? सक्रियता कहते हैं। इसकी दो परिभाषाएं होंगी। फर्स्ट, नाभिकों के विखंडन की दर को सक्रियता कहते हैं। सेकंड, एकांक समय में विखंडित होने वाले नाभिकों की संख्या को सक्रियता कहते हैं। सक्रियता का जो मात्रक होता है वैसे इसका जो व्यावहारिक मात्रक और प्रचलित मात्रक दो अपनी बात करें तो मूल मात्रक है। मूल मात्रक जो होता है वो इसका बेकेरल होता है, लेकिन इसका जो व्यावहारिक मात्रक है जिसको मोस्टली हम यूज में लेते हैं वो क्या होता है? वो क्यूरी होता है। और क्यूरी और बेकेरल में क्या रिलेशन होगा कि एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 10 की पावर 10 बेकेरल। ये क्यूरी और बेकेरल में रिलेशन होगा। 3.7 10 की पावर 10 बेकेरल होता है किसके तुल्य? एक क्यूरी के तुल्य। तो ये था अपने पास सक्रियता को लेके। अब नेक्स्ट अपने पास आएगा किसी भी प्रतिदर्श की अर्ध आयु क्या होगी या उसका अर्ध आयु काल कैपिटल टी क्या होता है उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास अर्ध आयु काल कैपिटल टी। ये अर्ध आयु काल क्या होगा? अपने पास एक प्रतिदर्श है कुछ इस प्रकार से, इसके अंदर बहुत सारे परमाणु विद्यमान हैं। कुछ ऐसे इस प्रतिदर्श में विद्यमान परमाणुओं को हमें कंप्लीटली क्षयित करवाना है। मतलब इसको हम खुले वायुमंडल में छोड़ेंगे तो स्वतः ही इसके नाभिकों का, इसके परमाणुओं का विखंडन होता रहेगा। तो मान लो कि प्रारंभ में इसके अंदर जो कुल नाभिक या परमाणुओं की संख्या है वो n नोट है। धीरे धीरे नाभिक नष्ट होंगे, इस प्रकार से क्षयित हो जाएंगे। तो कुछ समय पश्चात जो क्षयित नाभिक है वो प्रारंभ की अपेक्षा आधे रह गए, आधे हो गए। मतलब जितने भी अपने पास नाभिक थे उनमें से आधे नाभिक शेष बच गए, आधे क्या हो गए? क्षयित हो गए। तो इस कंडीशन में आधे नाभिकों के क्षय होने में कितना समय लगा वो इस प्रतिदर्श का अर्ध आयु काल कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हो कि किसी प्रतिदर्श में विद्यमान नाभिकों के विखंडन में लगा वह समय जिसके पश्चात
प्रतिदर्श में विद्यमान नाभिकों की संख्या पहले वाली संख्या का यानी कि पूर्वोत्तर संख्या का आधा रह जाती है तो उस लगने वाले समय को क्या कहोगे? अर्धायुकाल। अर्थात क्या बन जाएगी डेफिनेशन? किसी प्रतिदर्श में विद्यमान नाभिकों के विखंडन में लगने वाला वह समय जिसके पश्चात शेष नाभिकों की संख्या पूर्वोत्तर संख्या का आधा रह जाती है तो लगने वाले उस समय को हम क्या कहेंगे? अर्धायुकाल कहेंगे। जैसे अपने पास पहले मान लो 10 नाभिक थे, 10 में से 5 नाभिकों का हमने विखंडन करवा दिया, शेष कितने बच गए? 5 बच गए। तो उन 5 नाभिकों के विखंडन में कितना समय लगा? वो इस प्रतिदर्श का क्या कहलाएगा? अर्धायुकाल कहलाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि एक अर्धायुकाल के पश्चात शेष नाभिकों की जो संख्या आती है वो आधी रह जाती है। जैसे कुल मिलाकर के यूं मान लो कि 32 नाभिक हैं। कितने नाभिक हैं? 32। एक अर्धायुकाल तक इसको खुले वायुमंडल में रखा तो भाई 32 का आधा रह जाएगा, कितना? 16। एक अर्धायुकाल और समय लगा दिया तो आधी संख्या बच जाएगी, कितनी? 8। एक अर्धायुकाल के तुल्य समय और हमने इसको वायुमंडल में रखा, नाभिक कितने बचेंगे? 4। कहने का मतलब एक अर्धायुकाल के तुल्य यदि आप इस प्रतिदर्श को वायुमंडल में रखते हो, खुले वायुमंडल में, तो शेष नाभिकों की संख्या ठीक पूर्वोत्तर का आधा रह जाती है। जैसे पहले कुल 32 नाभिक थे, एक अर्धायुकाल समय तक हमने इसको वायुमंडल में रखा तो शेष कितने बचे? 16। अब 16 का आधा होगा नेक्स्ट टाइम तो 8 बचेंगे, फिर 8 का आधा होगा नेक्स्ट टाइम 4 बचेंगे। तो भाई कुल नाभिक यदि n नोट है तो फिर एक अर्धायुकाल के साथ कितने बचेंगे? n नोट बाई 2 बचेंगे। तो आप अर्धायुकाल का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करते हो? तो माना कि कुल कितने नाभिक है? n नोट है प्रारंभ में। प्रथम अर्धायुकाल के पश्चात शेष नाभिक कितने हो जाएंगे? प्रथम आयुकाल अर्धायुकाल के पश्चात शेष नाभिक कितने हैं जी? n नोट बाई 2 है। और उस शेष नाभिकों की संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? n1 मान लेंगे। ओके। द्वितीय अर्धायुकाल के पश्चात कितने बच जाएंगे? द्वितीय अर्धायुकाल के पश्चात n2 मान लो शेष नाभिक, लेकिन इस बार जो शेष नाभिक बचेंगे वो पहले वाले का आधा बचेंगे, यानी कि n1 का आधा बचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? n1 का आधा हो जाएगा। और n1 की वैल्यू पुट कर दो, n नोट बाई 2 है। उस केस में ये मान कितना हो जाएगा? n नोट बटे 4 हो जाएगा। और इस 4 को मैं क्या कह सकता हूँ? 2 की घात 2 कह सकते हैं। यहाँ पे आप 2 की घात 1 कह सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं? तीसरा अर्धायुकाल ले लो। तृतीय अर्धायुकाल में क्या हो जाएगा? तीसरे अर्धायुकाल के पश्चात शेष नाभिकों की संख्या को आप n3 मान लो तो कितना हो जाएगा? अब n2 का आधा बचेगा। किसका आधा बचेगा? n2 का आधा बचेगा। तो भाई n नोट के पदों में n2 का मान पुट कर दो, ये रहा। तो ये मान आ जाएगा 2 की घात 3। एक अर्धायुकाल के पश्चात n नोट बटे 2 की घात 1, 2 के पश्चात 2 की घात 2, 3 के पश्चात 2 की घात 3, 4 के पश्चात 2 की घात 4, 5 के पश्चात 2 की घात 5। इसी प्रकार n अर्धायुकाल के पश्चात शेष नाभिकों की संख्या कितने के पश्चात? n के पश्चात शेष नाभिकों की संख्या n नोट बटे 2 की पावर n। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये आ गया जी n अर्धायुकाल के पश्चात शेष नाभिक आ गए। कितना मान आया? n नोट बट्टे 2 की पावर n। ओके। रदरफोर्ड सोडी नियम में हमने देखा था कि यदि हम इस प्रतिदर्श को स्मॉल t समय तक खुले वायुमंडल में रख लें, कितने समय तक? स्मॉल t तक। स्मॉल t का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 साल, 15 वर्ष, कितना भी हो सकता है। स्मॉल t समय पश्चात शेष नाभिकों की संख्या कितनी बचती है? शेष नाभिकों की संख्या n नो t की पावर माइनस लैम्डा t बचती है, जहाँ t का मान कितना भी हो सकता है। इसी प्रकार अर्धायुकाल, और वो भी n अर्धायुकाल के पश्चात ये शेष नाभिकों की संख्या है। मतलब ये भी शेष नाभिकों की संख्या है और ये भी शेष नाभिकों की संख्या है। बस फर्क ये है
कि कौन सी शेष नाभिकों की संख्या कब यूज में आ रही है। तो ये जो शेष नाभिकों की संख्या काम में आ रही है ये तो n अर्धायु काल के पश्चात है, और ये जो शेष नाभिकों की संख्या है वो कब है, ये स्मॉल t समय पश्चात शेष नाभिकों की संख्या है। हालांकि ये दोनों ही शेष नाभिकों की संख्याएं हैं। तो शेष नाभिक कितने बच गए, तो हम कह सकते हैं कि अर्धायु काल n के पश्चात कितने नाभिक क्षयित हो गए, उसका मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षयित नाभिक कैसे निकाल दोगे, क्षयित नाभिक आपके पास कितने बचेंगे, क्षयित नाभिक बचेंगे जी, पहले कितने थे n नोट, नष्ट कितने हो गए ये n नोट बटे 2 की पावर n, n नोट बटा 2 की पावर n, नहीं क्षयित नाभिक सॉरी, पहले इतने थे अब इतने बचे हैं, तो कितने क्षयित हो गए वो निकाल लेंगे। तो क्षयित नाभिकों की संख्या का मान आ जाएगा, n नोट कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2 की पावर n, 2 की पावर n, यहाँ पे ये मान कितना बचेगा, ये बच जाएगा फाइनली 2 की पावर n माइनस 1 बट्टे 2 की पावर n। ये आ गया क्षयित नाभिकों की संख्या का मान। कुल मिलाकर के क्षयित नाभिकों की संख्या कितनी आती है वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो ये याद रखना है कि शेष नाभिक कितने बचते हैं। यहाँ पे आप क्षयित नाभिकों की संख्या काउंट कर सकते हो, पहले कितने थे उसमें से बच गए वो घटा दो। यहाँ भी आप क्षयित नाभिकों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, पहले कितने थे n नोट थे, अब कितने बच गए उसको माइनस कर दो, तो क्षयित यानी कि नष्ट होने वाले नाभिकों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो अपने पास अर्धायु काल ये सिस्टम था, शेष जो नाभिक बचते हैं n अर्धायु काल के पश्चात उसकी संख्या क्या होती है, n नोट बट्टा 2 की पावर n होता है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने शेष नाभिकों की संख्या और अर्धायु काल के मध्य एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे और देखते हैं कि वो ग्राफ कैसा आता है। तो अपने पास ग्राफ होगा अर्धायु काल, कैपिटल टी, और शेष नाभिक n के मध्य। सबसे पहले अपने पास ये 0 हो गया, शेष नाभिक प्रारंभिक अवस्था में सपोज दैट यहाँ पे और n नोट है, ठीक है जी। एक अर्धायु काल यहाँ पे पूरा हो जाएगा, इसको मैं t1 बोल देता हूँ। दूसरा अर्धायु काल यहाँ पे पूरा हो जाएगा, इधर बढ़ेंगे अर्धायु काल, समय बढ़ता जाएगा। तीसरा अर्धायु काल यहाँ पे पूरा हो जाएगा, इसको t3 बोल दिया, इसको अपने t4 मान लिया। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यूअसली सो ऑन अर्धायु काल बढ़ते चलेंगे। प्रारंभ में शेष नाभिक कितने थे, n नोट, ये पॉइंट है वो n नोट का पॉइंट है। अब क्या होगा, एक अर्धायु काल के पश्चात जब समय का मान 0 से बढ़ के t1 तक चला जाएगा, एक अर्धायु काल हो जाएगा, उस केस में शेष नाभिकों की संख्या पहले वाले का आधा बचेगी। पहले कितने थे, n नोट, तो n नोट का आधा बचेगी, तो n नोट का ठीक ठीक आधा यहाँ पे होता है। ये कंप्लीट n नोट है, इसका आधा कर दो तो ये पॉइंट हमें मिलेगा n नोट बाई 2 का पॉइंट। तो कहने का मतलब जब भी t1 अर्धायु काल हो जाएगा तो शेष नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, n नोट बाई 2, यानी कि यहाँ तक बचेगा। तो इस दोनों पॉइंटों के आधार पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा, किसके पॉइंट के आधार पे, अर्धायु काल ये, और इधर से मैंने पॉइंट मिलाया ये, तो इनका एक सिंगल पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अगली बार हम क्या करेंगे, एक अर्धायु काल और t2 ले लेते हैं, तो भाई शेष नाभिक कितने बचेंगे, n नोट बाई 2 का आधा बचेगा, और इस डिस्टेंस का आप आधा काउंट करते हो तो n नोट बाई 4 हमें यहां प्राप्त होगा। तो t2 अर्धायु काल के पश्चात कुछ ऐसा हमें पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट यहां मिलेगा। अगली बार एक अर्धायु काल और ले लिया तो शेष नाभिक 4 वाले का भी आधा हो जाएंगे, यानी कि हमें ये पॉइंट प्राप्त होगा, और ये पॉइंट हो जाएगा n नोट बाई 8, तो ये हो जाएगा यहां पे। ओके, नेक्स्ट t4 पे समझ गए होंगे क्या होगा, n नोट बाई 8 का भी आधा हो जाएगा,
यानी कि n नोट बाई 16 मिल जाएगा। ये जो हमें बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमें यहां मिलने वाला है, इन पॉइंटों को आप आपस में मिला दो। ये हो गया जी। ये जो ग्राफ बना है वो शेष नाभिकों की संख्या और अर्धायुकाल के मध्य वक्र बना है। एक ऐसा ही वक्र हमने रदरफोर्ड सोडी नियम में भी बनाया था। मैं तुलनात्मक रूप से बता देता हूं कि वो क्या था। वो भी कुछ ऐसा ही था। यहां भी क्या थे, शेष नाभिक थे, और यहां क्या था, यहां एक सामान्य समय टी था, जबकि यहां पे हमने क्या लिया है, अर्धायुकाल। तो उस केस में भी प्रारंभ में एन नोट, यहां भी प्रारंभ में एन नोट, वो ग्राफ ऐसा बना था। उसमें हमने ये देखा था कि यदि समय का मान स्मॉल टी का जो मान है 1/λ हो जाए, उस केस में शेष नाभिक एन नोट बटे ई बचे थे। तो ये था रदरफोर्ड सोडी नियम के अकॉर्डिंग वक्र, और ये शेष नाभिक और अर्धायुकाल के मध्य वक्र। तो ध्यान ये रखना कि जब आप ये वक्र बनाते हो तो आपको ये पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं डैश डैश वाले। यहाँ पे क्लियर पता चलना चाहिए कि T1 के पश्चात कितने नाभिक बचे, T2 के पश्चात कितने नाभिक बचे, T3 अर्धायुकाल यानी कि 3 अर्धायुकाल के पश्चात कितने नाभिक बचे। तो इन दोनों में थोड़ा सिमिलर कंपेरिजन करके आप इसको याद रखोगे तो ये तो बनेगा रदरफोर्ड सोडी नियम वाले में, और ये बन जाएगा अर्धायुकाल और शेष नाभिकों के मध्य। हालांकि ये वक्र, दोनों ही वक्र समय और शेष नाभिकों के बीच में है, तो लेकिन यहाँ पे समय में डिफरेंस है। यहाँ पे ये तो कुल समय के लिए रदरफोर्ड सोडी नियम, जो कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, जबकि ये जो दूसरा अपने अर्धायुकाल का आ रहा है वो अर्धायुकाल के पदों में है, जिसके लिए शेष नाभिकों की संख्या कितनी आती है, n नोट बटे 2 की पावर n। ओके, तो ये जो वक्र है वो इसके आधार पे बना है, और ये जो वक्र है वो इसके आधार पे बना है, ये। ओके, तो दोनों का आप कंपेरेटिवली मान याद रखोगे। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा अर्धायुकाल व अक्षांक में संबंध। अर्धायुकाल कैपिटल टी व अक्षांक या कह लो क्षय नियतांक लैम्डा में संबंध क्या होगा, उसको हमें डेरिवेट करना है। ओके, तो कैसे ज्ञात करोगे आप। अपने पास रदरफोर्ड सोडी नियम के अनुसार स्मॉल टी समय पश्चात शेष नाभिकों की संख्या थी वो n नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी थी, और ये जो शेष नाभिकों की संख्या है वो स्मॉल टी समय पश्चात है। स्मॉल टी का मान कितना भी हो सकता है। अपने यहाँ पे यदि इस स्मॉल टी को एक अर्धायुकाल मान ले, मतलब ये मैं ये कह दूं कि यहाँ पे लगने वाला जो समय है, मतलब एक प्रतिदर्श है, उसको हमने वायुमंडल में रखा है कितने समय तक, एक अर्धायुकाल के तुल्य तक। यदि अपने स्मॉल टी का जो मान है वो आपने एक अर्धायुकाल मान लिया, एक अर्धायुकाल, तो भाई शेष नाभिकों की संख्या कितनी रहेगी, फिर शेष नाभिकों की संख्या पहले वाली संख्या का ठीक आधा रह जाएगी, क्योंकि हमने अर्धायुकाल समय ले लिया है। तो पहले नाभिक कितने थे, n नोट थे, तो भाई शेष नाभिक कितने बचेंगे, n नोट बटे 2 बचेंगे, और शेष नाभिक यहाँ पे है कौन, ये रहा स्मॉल n। तो यदि ऐसा है तो ये जो आपको शेष नाभिक दिखाई दे रहे हैं n, उसका मान कितना बचेगा, n नोट बाई 2 होगा। एक अर्धायुकाल की बात की है हमने। यदि 2 अर्धायुकाल के तुल्य लेते तो ये n नोट बाई 4 बचता, 3 के बाद n नोट बाई 8 बचता। ओके, ऐसा यदि आप करते हो, अतः यदि आप t के स्थान पे कैपिटल T लिखते हो तो n के स्थान पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, n नोट बटे 2 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, n के स्थान पे लिखोगे फिर n नोट बाई 2 इज इक्वल n नोट e की पावर माइनस लैम्डा, और स्मॉल t के स्थान पे क्या लिखोगे, कैपिटल T लिखोगे। ये समीकरण अपने पास प्राप्त हो जाएगी। अब ये n नोट से n नोट कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/2 इज इक्वल ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/, तो ये घात बन जाएगी प्लस में ई की पावर लैम्डा टी बच जाता है। इसका व्युत्क्रम रिवर्स कर लो, उल्टा कर लो समीकरण को, तो 2 बराबर ई की पावर लैम्डा टी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल ई की पावर लैम्डा टी आ जाएगा। हमें तो ये लैम्डा और टी के बीच में रिलेशन देखना है, लेकिन ये दोनों ही ई की घात में है, तो मैं इसको ई की घात से नीचे लेके आना है। ई को हटाना है, ई को हटाने के लिए आप क्या करोगे, लोग लोगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ यदि आप लोग लेते हो जिसका बेस ई हो,
तो मान कितना बचेगा, log E2 इज इक्वल log ई की पावर लैम्डा टी। यहाँ पे log ई है, log की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर होती है वो गुणा में आ जाती है, तो ये क्या बचता है log E2 इज इक्वल, ये जो लैम्डा और टी है जो कि की घात में है वो पहले आ जाएंगी, और log E इंटू ई का जो मान होता है वो 1 होता है, अतः फाइनली मान लैम्डा टी ही बचेगा। अब आप क्या कहोगे, यहाँ से आप कैपिटल टी बराबर ज्ञात कर सकते हो, मान कितना आ जाएगा log E2 बटे लैम्डा आ जाएगा, या फिर लैम्डा बराबर कह सकते हो log E2 बटे कैपिटल टी भी कह सकते हो। तो ये अपने पास रिलेशन निकल के आ गया टी और लैम्डा के बीच में। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, log E2 का मान पुट करते हैं, तो log E2 का मान होता है वो होता है 0.693 बटे लैम्डा। ई के बेस की बात की है मैंने, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आप log 10(2) का मान पुट करने बैठ जाओ। ई यहाँ पे बेस है, तो log E2 का जो मान होता है 0.693 बटे लैम्डा होता है। ये समीकरण नंबर 2 निकल के आ चुका है। तो ये हो गया अपने पास अर्धायुकाल और क्षांक के मध्य रिलेशन। ओके, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे, सिंपल, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जो भी अपने पास n बराबर n नोट की पावर माइनस लैम्डा टी एक समीकरण था, सिंपल हमने क्या किया कि जो भी समय लगा है उसको हमने अर्धायुकाल माना है, तो शेष नाभिक होते हैं वो पहले वाले का आधा बचताते हैं, समीकरण में वैल्यू पुट करने पर अपने सामने ये रिजल्ट निकल के आ जाता है। अब यहाँ से अपने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और डेरिवेट करने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। एक बात मैं और बता दूं कि ये जो आपका n बराबर n नोट टी की पावर माइनस लैम्डा टी है, इसी को आप ऐसा भी कहते हो कि r बराबर r नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने पास जो इक्वेशन था रदरफोर्ड सोडी के अनुसार कि dn/dt का जो मान होता है वो समानुपाती n होता है, समानुपाती का निशान हटाया लैम्डा आया, इसको अपने मोड के रूप में ले लेते हैं, यानी कि माइनस का निशान है वो हमने नहीं लिया है साथ में। तो यहाँ पे dn/dt है वो क्या चीज़ है, dn/dt था, यदि आपको याद हो तो ये सक्रियता था, यानी कि dn/dt को हमने क्या कहा है, r कहा है, तो ये अपने पास r बन जाएगा। तो r बराबर क्या होता है लैम्डा n। ओके, n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू ये रही, तो r बराबर क्या बन जाएगा लैम्डा n नोट टी की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। और लैम्डा n नोट को आप क्या कह सकते हो, इसको आप r नोट कह सकते हो संयुक्त रूप से, और साथ में बनता है e की पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ पे r नोट सिंपल एक नियतांक है जिसका मान लैम्डा n नोट होता है। तो ये सूत्र भी आप याद रखना, r बराबर लैम्डा n या फिर r नोट बराबर लैम्डा n नोट। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि n बराबर n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, तो r बराबर r नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी भी होता है। तो ये तो हो गया अपने पास शेष नाभिकों की संख्या के पदों में, और ये जो मान आता है वो सक्रियता के पदों में आता है, हालांकि दोनों की समीकरण है वो एक दूसरे के सिमिलर है, समानता में है। तो आप ये दोनों समीकरण है वो याद रखोगे। अब अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आएगा जो कि अपने न्यूमेरिकल में काम देगा, उसकी अपने बात करेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है और कैसे बनता है। रदरफोर्ड सोडी नियम के अनुसार अपने पास एक फॉर्मूला था n बराबर n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा की वैल्यू कितनी, लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन के आधार पे, यानी कि अर्धायुकाल और क्षांक में रिलेशन के आधार पे कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल log E2 बटे टी होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लैम्डा के स्थान पे पुट कर दो, तो n बराबर क्या बनता है n नोट e की पावर माइनस, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे log E2 बटे कैपिटल टी, और गुणा में है जिस मोल टी। ये ऊपर वाला पूरा जो पद है वो e की माइनस पावर के साथ है, तो e की माइनस पावर है तो उसको आप बटा में ले आओ तो e की पावर प्लस बन जाएगा। तो ये होगा n नोट बटे e की पावर log E2, एक वैल्यू तो ये हो गई, बटा वाला जो t है उसको मैं ऐसा लिख देता हूं t बटे कैपिटल टी, यानी कि t जो कैपिटल था उसको मैंने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से। अब ये जो वैल्यू है ना e log E2, e की पावर log E2, इसका जो मान होगा, ये मान कितना होगा, इसका मान बचेगा केवल 2। कितना मान बचेगा,
लॉग और एंटी लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार इसका मान केवल और केवल कितना बचता है, 2 बचता है। साथ में इसकी पावर लगी हुई है टी बटा कैपिटल टी। ये एंटी लॉग वाले और लॉग वाले की प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो कि लॉग ई पावर में है, ई के 2 संख्यात्मक मान है, तो संख्यात्मक मान फाइनली बचेगा कितना, 2 बचेगा, और उसकी घात कितनी आ जाएगी, टी बटे कैपिटल टी आ जाएगी। तो अब आप एन नोट को इधर ले लो बटे में, तो ये अपने पास वैल्यू निकल के आएगी 1/2 की घात टी बटे कैपिटल टी है, जिसको मैं पूरे की घात लगा देता हूँ। मतलब 1 के ऊपर आप कितने भी पावर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का मान 1 ही बना रहता है, बटे में 2 की घात टी बटे कैपिटल टी है। तो ये अपने पास एक रिलेशन निकल के आया है जो कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। n बटा एन नोट इज इक्वल 1/2 टी स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, ये पावर में है। इसी प्रकार आप इसको r के पदों में भी ज्ञात कर पाओगे, सेम यही प्रोसेस। r बराबर r नोट क्या बन जाएगा, 1/2 टी, 1/2 की घात टी बटे कैपिटल टी। ये सूत्र सहक्रियता के पदों में, जहाँ पे r नोट r है वो सहक्रियता हो गई, अंतिम सहक्रियता, और r नोट है वो प्रारंभिक सहक्रियता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखोगे न्यूमेरिकल की दृष्टि से। तो अपने पास आज का ये टॉपिक था अर्ध आयुकाल से संबंधित, सहक्रियता से संबंधित। कल अपने बात करेंगे माध्य आयुकाल की। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।